कि गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव के बीच में हमारे देश के उत्तरी कमांड के इंचार्ज मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऐलान करते हैं, चुनाव के बीच में ये ऐलान करते हैं कि हम पीओके को वापस लेने के लिए तैयार हैं। और ये ऐलान तब होता है जब दूसरे चरण में गुजरात के मतदाताओं को प्रभावित करना होता है। आपको बताता हूँ 1994 में हमारे देश की संसद में पीओके को वापस लेने का प्रावधान पारित हो चुका था, प्रस्ताव 1994 26 जनवरी 2022 को मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी उत्तरी कमांड के इंचार्ज बन चुके थे। क्या कारण है कि उपेंद्र द्विवेदी चुनाव के बीच में इस प्रकार का बयान देते हैं? मैंने कहा यह फील्डिंग है भाजपा के पक्ष में चुनाव जिताने का। हमारे देश में दो राज्यों का, गुजरात और हिमाचल का चुनाव होता है। चुनाव की गणना 8 दिसंबर को की जाती है, लेकिन चुनाव की तिथियों की जो ऐलान है हिमाचल का 15 अक्टूबर को और गुजरात के चुनाव का 3 नवंबर को होता है। और बड़ी रोचक बात है कि गुजरात जैसे राज्य के भी 2 चरणों में चुनाव होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ऐलान करते हैं 10 नवंबर को। क्या कहते हैं? हम एक देश और एक चुनाव के लिए तैयार हैं। यह भी जानबूझकर षड्यंत्र के तहत जो चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त एक अकेले गुजरात राज्य का चुनाव एक दिन में नहीं करा सकता हो, जो 2 राज्यों की गणना एक साथ कराने की ताकत रखता हो लेकिन ऐलान नहीं कर सकता हो, वो कैसे करेगा? देश में एक राज्य एक चुनाव की बात, ये भाजपा के पक्ष में फील्डिंग का मामला है। मैं तीसरा जिक्र करता हूं, हमारे देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करके जो आर्थिक तबाही नरेंद्र मोदी ने लाया, दुनिया का कोई भी हमारा भारत का दुश्मन इतनी बड़ी बर्बादी नहीं ला सकता था। लेकिन देखिए आप 8 ही नवंबर 2022 को दिल्ली की दूसरी निर्भया, उसके बलात्कारी, बर्बरता करने वाले, तेजाब से जला डालने वाले, उनको बाइज्जत बरी कर जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि उस आर्थिक तबाही की सुनामी से पूरे ध्यान को बदली कराने का षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट ने किया। और फिर मैं कृत्रिम मुद्दों की बात करता हूं। राजधानी दिल्ली में, यहां से शुरू करता हूं कैसे है। राजधानी दिल्ली का हौस खास मेट्रो स्टेशन 240 फीट जमीन के नीचे है, भूमिगत 240 फीट की गहराई पर है। वहां पर स्टेशन में लोग आते जाते शौच का उपयोग करते हैं। आलीशान स्टेशन बना हुआ है जमीन के नीचे। असली मुद्दा यह है, मैं सवाल से कर रहा हूं कि राजधानी दिल्ली की 50 लाख से ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनी में आबादी रहती है। 50 लाख आबादी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनी में, जिनमें भूमिहीन और सबसे बड़े असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं। राजधानी दिल्ली का मैं दावे से कह रहा हूं, असली मुद्दा क्या है? जिन अनाधिकृत कॉलोनी में पीने का पानी की आपूर्ति हो रही है, वहां विकास के नाम पर जो तोड़फोड़ की गई नालियां बनाने की, तो मल मूत्र का नाला, पाइप और पानी का पाइप एक साथ जुड़ करके पूरी अनाधिकृत कॉलोनी के लोग जहां जहां ये विकास कार्य कर रहे हैं मल मूत्र युक्त पानी पी रहे हैं। मैं दूसरा जिक्र कर रहा हूं, ये जो मैं हौस खास के मेट्रो स्टेशन की गहराई की बात बता रहा हूं। राजधानी दिल्ली में आबाद गरीबों के घरों को सड़कें ऊंची करके, नालियां ऊंची करके कुओं में तब्दील कर दिया गया। ये बड़ा मुद्दा था कि मलमूत्र का पानी क्यों दिल्ली सरकार विवश कर रही है अनाधिकृत कॉलोनी के 50 लाख ज्यादा आबादी को पीने के लिए। बड़ा मुद्दा था कि इस आधुनिक युग में जहां जमीन के नीचे 240 फीट से ज्यादा गहरी सुरंग में तब तमाम सुविधाएं हौस खास जैसे मेट्रो स्टेशन हो सकती हो, तो जमीन के ऊपर बने हुए घरों को कुआं में तब्दील करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? असली मुद्दा यह था। लेकिन मुद्दा क्या हुआ कि नहीं साहब, एक पहाड़ है कहीं कूड़े का, उस ओर ध्यान दिलाने का। मैं आपके माध्यम से पहले मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी को बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से देशवासियों सुनिए। 1962 में 80,000 सैनिक थे चीन के, और हमारे 10-12 हजार सैनिकों ने लाठी और डंडों से भी पीटकर भगाया था। आपको मैं बताना चाहता हूं, गलवान घाटी जहां अक्साई चीन, जहां बर्फ का इलाका शुरू होता वहां तक खड़ा था। हमारे सेना बहादुर है, इसके लिए कोई सवाल मैं खड़े नहीं कर रहा हूं। उपेंद्र द्विवेदी के सवाल इस पीओके को लेकर के 1971 की लड़ाई में हमारे देश की बहादुर सेना ने 83,000 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारियों को सिलेंडर कराया था और पाकिस्तान ने 2 टुकड़े किए थे। यह वीरता का इतिहास हमारे सेना का है। और हमको यकीन है कि सरकार अगर आज पीओके को वापस लेना चाहती है तो ले सकती है हमारी बहादुर सेना, लेकिन ये भाषण से नहीं। उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बोलता है
न कोई घुसा है, न घुस आया है, न हमारी सीमा पर कोई कब्जा है किसी का। और तब उपेंद्र द्विवेदी जैसे सेना के आला अधिकारी इनके मुंह पे टेप क्यों लग जाती है, ये बड़ा सवाल है। क्या देश के साथ गद्दारी करने वाले नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के शहीदों की शहादत का अपमान किया, झूठ बोल करके देश का गद्दारी की, 76 अधमरे जवानों के विषय में झूठ बोला, तो इस गद्दार के साथ क्या हमारे देश के आला अधिकारी भी मिलकर हैं क्या? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, भुखमरी के मामले में हमने अफ्रीकी देशों को पछाड़ दिया है। भुखमरी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे देश की 42 करोड़ आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है और राजधानी दिल्ली के लोग मलमूत्र का पानी पी रहे हैं। और फिर हमारे देश में जो सबसे अहम सवाल हैं, मैं मानता हूं इस समय राहुल गांधी पार्टी से अलग हट करके देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अब मेरे मन में बड़ा सवाल है, क्या गुजरात का चुनाव इस प्रकार भाजपा के पक्ष में करने के लिए हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश की वह बेटी बिल्किस बानो, जिसके सामने उसकी मासूम 3.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके माँ और बाकी 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप किया गया, उसकी इनकी हत्या कर दी गई और स्वयं बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया गया। और उसके बाद देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में दंगाई बलात्कारी हत्यारों को रिहा करके अगर गुजरात के लोगों ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, दंगाइयों को और बच्चों की हत्या करने वाले दंगाइयों को अगर उनकी रिहाई पर वोट दिया है तो यह शर्म की बात है। मैं ये मानता हूं इसलिए क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन इसकी एक पटकथा लिखी गई थी, देश किस ओर भेजा जा रहा है। ये हमारे देश के, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज आर्थिक सुनामी, नोटबंदी से बचाने के लिए एक निर्भया के बलात्कारी और गैंगरेप और तेजाब से जलाने वालों को बरी करते हैं उसी तिथि पर। तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? हम तो अरे भाई हम तो बोल ही रहे हैं, हम बोल सकते हैं, कल हम बोल भी सकते हैं, बोलते हैं। अगर आप सवाल करेंगे तो हमने बिल्किस बानो के पक्ष में निरंतर बोला, आप अगर सवाल करेंगे तो हमने निर्भया के बलात्कारियों, दंगाइयों, सॉरी और उसको तेजाब से जलाने वालों के खिलाफ खूब बोला। किरण नेगी उसका नाम है। हमने तमाम मुद्दों पर, नोटबंदी पर हमने खूब बोला। देश के साथ गद्दारी करने वाले नरेंद्र मोदी ने जब कहा न कोई घुसा है, न घुसाया है, न सीमा पे किसी का कब्जा है, हमने कहा यह देश का गद्दार और चीन का वफादार है। हमने जोर से बोला, हमने जोर से बोला। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी को बचाने के लिए सड़कों पे नंगे लेटते हैं, देश को बचाने के लिए कांग्रेसी नहीं आते हैं। नहीं, अब ये कांग्रेसियों से पूछना चाहिए आपको, कांग्रेसी कौन नंगा लेटा, वो आपके पास होगा सबूत। मैंने कभी देखा नहीं कि कोई नंगा लेट रहा हो। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, हमने तब भी कहा और अब भी कह रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूं उपेंद्र द्विवेदी मेजर जनरल के इस पीओके को वापस लेने की बात को लेकर, जुबान से नहीं आता है, सेना आगे बढ़कर पीओके को वापस ले। मैं सवाल कर रहा हूं तो आपको बता दूं कि हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री के एक नायिका ने सवाल किया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा बना दिया। 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री का खुद डर 56 इंच का सीना अगर आप बताते हैं तो 16 दौर की वार्ता के बाद भी जो 56 सीना वाला गिड़गिड़ा करके चीन की सेना को वापस नहीं कर पाया, मैं बता दूं आपको, 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए राहुल गांधी की यात्रा निकलती है और 8 सितंबर को वही चीनी सैनिक जो 5 मई 2020 से कब्जा करके बैठे थे, वो वहां से भाग खड़े होते हैं। ये है, इसे सुनिए, इसको सुनो, इसको आप 56 इंच का सीना नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत जोड़ने जब राहुल निकले तो पता लग गया चीनियों को कि देश के गद्दारों की पोल खुलने वाली है, इसलिए चीनी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। राहुल गांधी पैदल चलेंगे, सेना चीनी सैनिक भाग जाएंगे। आप देखिए, हमने कहा आपके सामने है, देश के सेना के कमांडरों ने बात की, देश के विदेश हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बात की, तब भी तो वह नहीं गए। 16 दौर की बात था, वही 16 दौर की गिड़गिड़ा रही थी मोदी सरकार। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, राहुल गांधी का या तो फिर, या मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार ने, अजीत डोभाल ने, सेना के कमांडरों ने चीन के साथ ये समझौता किया होगा। जिस दिन राहुल गांधी पैदल यात्रा निकालेगा भारत जोड़ो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके अगले दिन तो वहां से इलाका छोड़ देना, समझौता किया होगा। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से कौन सा सवाल समझौता किया, वो पब्लिक के बीच में आना चाहिए। अमित शाह ये कह रहे हैं कि 2005-2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए लिया, उसका क्या हुआ? तो जो पैसा लिया वो इनके पास, देखिए जो आपने कहा, उसके लिए तमाम एजेंसियां हैं, उनके लिए तमाम एजेंसियां, वो एजेंसियां अपना काम करेंगी। उसके लिए सुनो, उसके लिए मैं तो वो नहीं हूँ। अरे भाई हमारे देश में पहले प्रधानमंत्री ने देश को 194 करोड़ रुपए दिया,
तो उसके लिए वो कहते हैं कि ये तो विकिपीडिया पर ऐसे ही चल रहा है। हम जब एक बात बता दें आपको, जो सवाल आप करते हैं तो मैं भी कहता हूँ, हमारे देश की आज़ादी का तिरंगा, उसका विरोध करने वाला हेगड़ेवार इनका नायक है। हमारे देश में तिरंगाधारी जब चल रहे थे यात्रा लेकर, मैसूर के राजा ने 40 तिरंगाधारी की हत्या की, उनके पक्ष में, हत्यारे के पक्ष में प्रस्ताव पत्र लिखने वाला कायर सावरकर देश का गद्दार इनका नायक है। हमारे देश की आज़ादी के बाद पहला जो आतंकी है गोडसे, वो इनका क्या कहते हैं नायक है। और जो देश पर जवानों की हत्या और जो घुसपैठ करा करके बैठा वो कहना घुसाया न घुसाया, ये देश में इन गद्दारों का। मैंने ये बात कही कि 1994 में ये प्रस्ताव संसद में पारित हुआ। हमारे देश, एक मिनट आ रहा हूं, गुजरात में चुनाव हो रहे थे और चुनाव प्रचार के बीच में हमारे देश का मेजर जनरल चुनाव को प्रभावित करने के लिए पीओके को वापस लेने का जो ऐलान करता है, वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। राजीव कुमार ने कहा एक गुजरात में 2 बार चुनाव करा रहा है, 2 चरण में, और कहता है एक देश एक चुनाव के लिए तैयार हो, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का उसको बचाने का षड्यंत्र है, मोदी को आर्थिक जो सुनामी तबाही उसने की है। तो जो आप कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा, हम कह रहे हैं सेना के अधिकारियों को बोलना नहीं था, करना था। पर इन सेना के अधिकारियों ने जिन्होंने जो कदम उठाए पोको लेने गलत है क्या ये? मैंने कब कहा? हम कह रहे हैं ये तो प्रस्ताव संसद के पास, ये दर्शा रही है। नो, हमने कहा कि चुनाव के बीच में ये ऐलान करना, तो किसने रोका? अरे उपेंद्र द्विवेदी को किसने रोका हुआ है? जाएं। 1962 कांग्रेस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। भारत के हजारों जो हेक्टेयर जमीन जो है चाइना ने कब्जा कर लिया, उस वक्त सरकार क्या कर रही थी कांग्रेस? देखिए, आप पहले सुनिए, मैंने पहले कहा, दोबारा प्रमाणिक है, हमारे देश के सिर्फ 12,000 सैनिक थे, उनके 80,000 सैनिक थे। 1 इंच भी कब्जा नहीं कर पा रही है। कौन? अभी अमित शाह, देखिए झूठ बनाने, बोलने, फैलाने वाली मशीन क्या बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री सच बोला क्या? आप कांग्रेस को इतना अच्छा बता रहे हैं, रवि किशन कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से मेरे 4 बच्चे पैदा। अरे भाई देखिए, सुनिए, आप देखिए, वो महिला है, महिला पर देखिए, मैं रवि किशन ने अपनी पत्नी के चरित्र हरण का जो आरोप लगाया कांग्रेस पर, देखिए मैं फिर अगर कहूंगा तो इनका आइकॉन है, आज सुनो, पेशेवर बलात्कारी आसाराम, वो इनका बापू है नरेंद्र मोदी का। अरे बापू है हमारे देश में बलात्कार हत्याओं के मामले पैरोल पर बाहर आया हुआ, जो अभी आया था 40 दिन के लिए, उससे आशीर्वाद लेने वाले, उसको पिता बताने वाले, और जो संत है चिन्मयानंद, नग्न हो करके अब उसकी वीडियो वायरल हो रही है। इनके देखिए, आप समझिए, इनके यहाँ महिला का न कोई स्थान न सम्मान है। जब से आरएसएस का गठन हुआ तब से लेकर एक भी महिला आरएसएस की मुखिया नहीं बनी है। इनके यहाँ महिलाओं का न मान और सम्मान है। हम आपको, मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छी बात है। आप सुनिए, एक मिनट, आपको बता दूं, कई मर्तबा आपने देखा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर अपनी बेटी और भांजी से मिले हैं तो किस प्रकार इनका जो क्या कहते हैं वो जहाँ संघ की दीक्षा, नागपुर की दीक्षा और क्या कहते हैं वर्षा यूनिवर्सिटी की शिक्षा मिली हुई है, किस प्रकार बदनाम करते हैं रिश्तों को, आप कल्पना नहीं कर सकते।